Hello everyone. Today we will discuss about the topic mole concept. So for any competitive exams, if you are preparing for that, you must have to know about the formulas which is used in physical chemistry. As we know, chemistry has three parts, three areas like inorganic chemistry, organic chemistry and physical chemistry. Okay, so if you have to polish your fundamental concept, so you must have to know the basics like in physical chemistry we must know the all formulas which is used in numericals. So it would be very helpful to us when we know the formulas and unit conversion. Okay, so firstly, so let's start with the टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो आई थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन इन हिंदी, आई मीन इंग्लिश, सो दैट वुड बी बेटर फॉर एवरीवन. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक होता है मोल कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम लोग उसके सारे फार्मूलाज को देखेंगे. यहाँ पे अपना पॉइंटर ले लिया है. अब यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट जो है लिखा है यहाँ पर 1 AMU. ठीक है, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तो एक AMU में एटॉमिक मास यूनिट के लिए जो हम वैल्यू लिखते हैं वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ठीक है, अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है केजी में, किलोग्राम में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे. इस वैल्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं 1000 से. ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. ठीक है, अब हम अगर 1 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी ग्राम में. ठीक है, तो ये हो गया AMU कैलकुलेशन. नेक्स्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ आस्क्ड इन क्वेश्चंस. ओके, फिजिकल केमिस्ट्री. सो फर्स्ट है कि अगर हमें न्यूमेरिकल में मास रिलेटेड कोई भी क्वेरी दी हुई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे n इक्वल टू गिवन मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, सपोज़ हमें क्वेश्चन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमें मास दिया हुआ है, ठीक है, और उसका क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो मोलर मास होता है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, उस मॉलिक्यूलर वेट से उसको डिवाइड कर देंगे. तो CO2 का अगर हमें दिया है क्वेश्चन में मास 120 ग्राम और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, उसके मॉलिक्यूलर वेट से, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 44. ठीक है, 44, और डिवाइड करके वैल्यू हम उसकी निकाल देंगे. कार्बन CO2 का आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, आई थिंक इतना ही होता है. नेक्स्ट है कि अगर क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रेफरेंस में दिया है तब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से. ठीक है, और यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो है 6.023 इंटू 10⁻23. ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट है कि अगर वॉल्यूम के रेफरेंस में क्वेश्चन देता है तब किसी गैस के लिए, ठीक है, तब हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, n इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर ऑब्लिक 22.7 लीटर. मीन्स इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को हमें पुट करना होगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया होगा. ठीक है, अब यहाँ पर 22.4 एंड 22.7 कब हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें दो यूनिट कन्वर्जन होते हैं, जैसे कि 2 टाइप्स की यूनिट होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम को डिफरेंट यूनिट में लिया गया है. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर में जो प्रेशर होता है उसको हम 1 ATM लेते हैं. ठीक है, और 1 ATM को अगर बार में कन्वर्ट करना हो तो 1.013 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बार में मिल जाएगा. ठीक है, टेम्परेचर हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम लेते हैं 22.4 लीटर. ओके, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में हम प्रेशर को लेते हैं 1 बार. ठीक है, एंड टेम्परेचर को हम सेम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, वाइल वॉल्यूम जो होता है 22.7 लीटर होता है.
ठीक। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख लो कि कब हमें क्या लेना होगा। अगर प्रेशर क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन दिया है क्या 1 atm, ठीक है, टेम्परेचर से, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, तब हम वॉल्यूम को रखेंगे 22.4। बट अगर वहाँ पर बार में मेंशन है प्रेशर, ठीक है, तो हम जो वॉल्यूम लेंगे वो 22.7 लीटर ले लेंगे। ठीक, दैट्स द वे टू कैलकुलेट द क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट पेज, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। ठीक है, अब एवरेज मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें दो आइसोटोप्स के मिक्सचर होते हैं, तो उसका हम एवरेज मास कैसे निकालेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का। उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना होगा, मास एवरेज इक्वल टू m1 इंटू एक्स प्लस m2 इंटू वाई प्लस डैश डैश डैश। अगर दो से अधिक मिक्सचर हैं तो हम प्लस ऐड ऑन करते जाएंगे और डिवाइड कर देंगे हम x प्लस वाई से। अब यहाँ पर x एंड y क्या है, परसेंटेज अबंडेंस। सपोज़ कोई भी जो आइसोटोप है उसका अबंडेंस कितना है, उसकी पर्याप्तता कितनी है, जैसे कि क्लोरीन का 35%, एक क्लोरीन का जो होता है वो क्लोरीन 35 को 35%, एक क्लोरीन 37 होता है, तो दोनों का परसेंटेज अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो क्लोरीन का मास होगा, मतलब कि किसी एक क्लोरीन का मास जो होगा उसको उसके अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोरीन 35 के परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 वाले से, एंड 37 वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, उसके परसेंटेज से। ठीक है, और यहाँ पर जो परसेंटेज अबंडेंस है उसका हम प्लस कर देंगे दोनों का, जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी क्या, मास एवरेज की। ठीक, नेक्स्ट मास एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें कोई फ्रैक्शनल अबंडेंस दिया हुआ है। फ्रैक्शनल अबंडेंस के लिए क्या हो जाएगा कि जो मास दिया हुआ है एक आइसोटोप का, उसके फ्रैक्शनल अबंडेंस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सेकंड वाले आइसोटोप के मास एंड उसके फ्रैक्शनल अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो इस तरीके से हम मास एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने स्टैंडर्ड ले लिया है। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी निकालने के लिए उस गैस का जो डेंसिटी है, यहाँ पर अल्फा को हम डेंसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ गैस ऑफ दैट गैस और डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर हमें डेंसिटी दी हुई है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर हमें मास दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे कि जो गैस का मास दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे हाइड्रोजन गैस के मास से। ठीक है, जिससे हमें वेपर डेंसिटी का वैल्यू मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जो इसकी यूनिट होती है वो यूनिट लेस होती है। थर्ड टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड में किसी एक पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट का जो मास परसेंट है। ठीक है, सपोज हमने CO2 में कार्बन का देखना है मास परसेंट कितना है, तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, मास परसेंट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है परसेंट कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब हो गया किसी भी कंपाउंड में हम किसी भी एलिमेंट का अगर मास परसेंट निकालना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मास परसेंट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का जो मास होगा 12, उसको हम यहाँ पर रखेंगे, और सपोज़ हमें कंपाउंड क्या दिया है CO2, तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ द कंपाउंड या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड CO2, ठीक है, वो रख देंगे 44, उसको डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो हमें मास परसेंट वैल्यू निकल जाएगी, जो मास परसेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। यहाँ पर इंटू n हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं कि अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है, नंबर वैल्यू निकालनी है, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला से डिवाइड कर देंगे। सो मोल कॉन्सेप्ट में आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो यू कैन रिवाइज ऑल दिस formulas for the practice. So thank you so much, and please if you like my video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.